Hi everybody, I once again welcome you all to Chemistry Zone Digital. My name is Ankur Goyal and you are at the right place if you really want to unlock your brain with a key to success in chemistry. Students, this is our lecture number 4 from the ongoing series Essential 40. अपने previous 3 वीडियो सेशंस में मैं आप लोगों को ऑलरेडी एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़ारो रिएक्शन के डिटेल्ड मैकेनिज्म्स और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. आज के इस 4th वीडियो सेशन में वी आर वंस अगेन गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन क्लेजिन कंडेंसेशन which is highly relevant with respect to different competitive exams. स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो हम क्लेजिन कंडेंसेशन करेंगे, आप देखेंगे ऑल्दो ये रिएक्शन एस्टर्स के लिए एप्लीकेबल होता है, लेकिन इस रिएक्शन का मैकेनिज्म एग्जैक्टली सेम वैसा ही पैटर्न, वैसा ही रूट फॉलो करता है जैसा कि हमने एल्डोल कंडेंसेशन के मैकेनिज्म में देखा था. सो लेट्स स्टार्ट विद क्लेजिन कंडेंसेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट द थ्योरी ऑफ दिस क्लेजिन कंडेंसेशन. The theory goes as follows. When two molecules of an ester containing at least one alpha hydrogen are treated with a strong base like sodium ethoxide followed by its acidic hydrolysis, then a beta keto ester is obtained as the final product. एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं स्टूडेंट्स. When two molecules of an ester containing at least one alpha hydrogen are treated with a strong base like sodium ethoxide followed by its acidic hydrolysis, then a beta keto ester is obtained. तो चलिए रिएक्शन स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल. मैं आपको इनिशियली उस एग्जांपल का एक शॉर्टकट बताऊंगा एंड वंस वी आर क्लियर विद द शॉर्टकट उसके बाद हम उस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, क्लेजिन कंडेंसेशन एस्टर्स पे एप्लीकेबल होने वाला रिएक्शन है, लेकिन क्लेजिन कंडेंसेशन इज ओनली एप्लीकेबल ओवर एन इनोलाइजेबल एस्टर. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनोलाइजेबल एस्टर वो भी मैं आपको बताता हूं. देखिए, कोई भी ऐसा एस्टर जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं उसे इनोलाइजेबल एस्टर बोलते हैं. बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनोलाइजेबल एस्टर वो समझेंगे हम. देखिए, लेट अस कंसीडर CH3COO CH3. दिस इज मिथाइल एसीटेट. इसके हम दो मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, CH3COO CH3. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सप्लेनिंग यू द शॉर्टकट, और एक बार आपको शॉर्टकट समझ में आ जाएगा तो हम इसका मैकेनिज्म भी करेंगे. तो देखिए, हमने दो सेम टाइप के एस्टर्स ले लिए. दीज आर द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथाइल एसीटेट. लेट मी राइट द नेम. मिथाइल एसीटेट और मिथाइल इथेनोएट इज द IUPAC नेम. इथेनोएट. आप देख सकते हैं दोनों में अल्फा कार्बन एटम प्रेजेंट है एंड द हाइड्रोजन अटैच्ड ओवर अल्फा कार्बन एटम. फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट वाला कार्बन इज कॉल्ड द अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे अटैच्ड हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन एटम कहते हैं. हमारी इस रिएक्शन के रिक्वायरमेंट यह है कि यहां पे सिर्फ वो एस्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे जिनमें एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए. तो देखिए, दिस मॉलिक्यूल कंटेन 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, तो दैट डेफिनेटली दिस कैन पार्टिसिपेट. लेकिन अगर स्टूडेंट्स आप लोग इस टाइप का एस्टर ले लेते HCOOCH3, दिस इज अ नॉन इनोलाइजेबल एस्टर, मतलब इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है. आप देखिए, दिस इज मिथाइल मीथेनोएट. इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है. फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट में अगर कोई कार्बन होता है तो हम उसे अल्फा कार्बन बोलते हैं, बट इसमें तो अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, तो ये वाला एस्टर नहीं लिया जा सकता. एनीवेज, लेट्स कम बैक टू अवर दिस एग्जांपल. जब हम दो मॉलिक्यूल्स मिथाइल इथेनोएट के एक स्ट्रॉन्ग बेस लाइक C2H5ONA, दिस इज सोडियम इथॉक्साइड विच इज इवन अ स्ट्रॉन्गर बेस देन NaOH. जब हम सोडियम इथॉक्साइड या सोडियम एल्कोक्साइड जैसे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो देखिए स्टूडेंट्स, शॉर्टकट बहुत ध्यान से देखिएगा. ये पहला मॉलिक्यूल CH3COO CH3 ऐसे लिख सकते हैं. अभी मैं आपको अलग से शॉर्टकट दिखा रहा हूं, बट वहां पे हम प्रोडक्ट बनाएंगे अभी. सो CH3COO CH3 फर्स्ट मॉलिक्यूल को एज इट इज लिखा. सेकेंड वाले मॉलिक्यूल का जो अल्फा कार्बन है ना, उस अल्फा कार्बन का एक हाइड्रोजन आप अलग से हाईलाइट करके दिखा दीजिए. ये देखिए, सेकेंड मॉलिक्यूल भी मैंने बिल्कुल एज इट इज लिखा CH3COO CH3, लेकिन पहले वाले के पहला वाला मॉलिक्यूल तो एज इट इज लिखेंगे और सेकेंड वाला जो मॉलिक्यूल है उसका एक अल्फा हाइड्रोजन सेपरेटली आप हाईलाइट करके दिखाएंगे.
और एज अ शॉर्टकट आपको करना इतना है कि फर्स्ट वाले एस्टर में ये जो एल्कोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, सी डबल बॉन्डों के आगे जो ओ आर ग्रुप लगा हुआ है, द एल्कोक्सी ग्रुप, ये इस केस में मैंने मेथॉक्सी लिया है, इथॉक्सी भी हो सकता था, प्रोपॉक्सी भी हो सकता था। तो जो भी ओ आर ग्रुप लगा हुआ है ना, यहां से ओ आर और सेकेंड वाले के अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्कोहल एलिमिनेट होगा और बाहर वाला पोर्शन एज इट एज अटैच हो जाएगा। ये मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, आई विल एक्सप्लेन यू द मैकेनिज्म इन डिटेल, बट द शॉर्टकट गोज एज लाइक दिस कि पहला वाला मॉलिक्यूल आप एज इट इज लिखो और पहले वाले के ओ आर के साथ दूसरे वाले का अल्फा हाइड्रोजन ये एलिमिनेट करना है आपने। सो दिस विल बी एलिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ अल्कोहल, एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और आप देखेंगे बाहर वाला पोर्शन आपस में अटैच कर दिया जाएगा। CH3CO, CH2CO, CH3, CH3CO, CH2CO, CH3। सो याद रखिए स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन में ऐसे दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एस्टर्स पार्टिसिपेट करवाए जाते हैं जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। एंड व्हेन टू सच मॉलिक्यूल्स आर ट्रीटेड इन प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडियम मेथॉक्साइड फॉलोड बाय देयर एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो कंडेंसेशन होती है। कंडेंसेशन मतलब दो बड़े मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं और कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, अल्कोहल एटसेट्रा एलिमिनेट होते हैं। तो कंडेंसेशन होती है और कंडेंसेशन का शॉर्टकट मैंने आपको यह बताया कि पहला वाला मॉलिक्यूल बिल्कुल एज इट इज लिखेंगे और पहले वाले के ओ आर के साथ दूसरे वाले मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन बॉक्स के अंदर ये अल्कोहल एलिमिनेट कर देंगे और बाहर वाला पोर्शन रिमेनिंग एज इट इज अटैच हो जाएगा। अब आप देखिए ये जो फाइनल प्रोडक्ट बना है, दिस इज अ बीटा कीटो एस्टर, जो हमारे क्लेजिन कंडेंसेशन के फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं, बीटा कीटो एस्टर। देखिए दिस इज एन एस्टर, COOR, ये एस्टर्स का जनरल फॉर्मूला होता है और इसके पीछे ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के एडजेसेंट ये बीटा कार्बन है जिसपे कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है। सो बीटा कीटो एस्टर्स आर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल मैं आपको शॉर्टकट के थ्रू बताता हूं और फिर हम उसका मैकेनिज्म भी देखेंगे ताकि आपको अच्छी तरह शॉर्टकट क्लियर हो जाए। लेट अस कंसिडर एनी अदर एग्जांपल कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन एस्टर। देखिए सपोज कीजिए CH3COO C2H5, ethyl ethanoate, this is ethyl ethanoate, इसके दो मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, दूसरा मॉलिक्यूल भी एज इट इज। इनफैक्ट दूसरा मॉलिक्यूल में आप देखिए ये जो पीछे वाला CH3 है इसे मैं ऐसे लिख देता हूं HCH2COO C2H5। ये दूसरा मॉलिक्यूल है CH3CO C2H5, सेम है, लेकिन आपको शॉर्टकट समझाने के लिए मैंने दूसरे वाले का जो मिथाइल है वो ऐसे कंडेंस्ड करके नहीं लिखा बल्कि उसका एक CH बॉन्ड हाईलाइट करके दिखा दिया। जब आप इसे फर्स्ट स्टेप में C2H5ONA स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडियम मेथॉक्साइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में, तो एज आई टोल्ड यू द शॉर्टकट, यहां से OC2H5 और यहां से H, ये इथेनॉल एलिमिनेट होगा और ये कार्बोनाइल के आगे CH2 अटैच हो जाएगा एंड फाइनली वी आर गोइंग टू ऑब्टेन CH3CO CH2COO C2H5। दिस इज इथाइल एसिटोएसिटेट, इथाइल एसिटोएसिटेट। देखिए CH3COO ये एसिटेट ग्रुप होता है, इसके आगे C2H5 लग जाए तो ये हो गया इथाइल एसिटेट और इसी इथाइल एसिटेट के इस अल्फा कार्बन पे मैंने एक एसिटाइल ग्रुप लगा दिया, दिस इज CH3CO, दिस इज एन एसिटाइल ग्रुप। तो ये इथाइल एसिटेट था और इथाइल एसिटेट के ऊपर एक और एसिटाइल ग्रुप आ गया तो ये हो गया इथाइल एसिटोएसिटेट। इथाइल एसिटोएसिटेट इज अ बीटा कीटो एस्टर, बीटा कीटो एस्टर। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को शॉर्टकट तो समझ में आ गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। याद रखिएगा, जस्ट लाइक द मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, इवन इन दिस मैकेनिज्म, ये जो आपने दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं ना, इन दोनों मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल ऑफ एन एस्टर विल बी इनिशियली कन्वर्टेड टू अ न्यूक्लियोफाइल। इनिशियली एक मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट हो जाएगा जिसे हम इनोलेट बोलेंगे। इनोलेट, मैं अभी आपको बताऊंगा इनोलेट क्या होता है। And then that nucleophilic enolate will make an attack over another ester molecule which will act as an electrophile.
तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन में भी एल्डोल की तरह एक मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल और दूसरा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो चलिए बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से मैकेनिज्म को समझिएगा स्टूडेंट्स। मैकेनिज्म के पहले स्टेप में लेट अस टेक एनी ऑफ द एस्टर मॉलिक्यूल। सपोज कीजिए ये एस्टर है HCH2COO C2H5। इस एस्टर का ये अल्फा कार्बन है और मैंने आपको ये पहले भी बताया हुआ है अपने प्रीवियस वीडियो सेशंस में कि अल्फा कार्बन पे लगे हुआ हाइड्रोजन बिकम्स हाईली एसिडिक अगर वो अल्फा कार्बन किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अटैच्ड है। आप देखिए ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, एस्टर इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो एस्टर के बराबर वाला कार्बन इस पे लगे हुए हाइड्रोजन एसिडिक हो जाते हैं। अगर यहां से H+ निकलेगा तो H+ निकलने के बाद CH2 पे नेगेटिव आएगा और उस CH2 के नेगेटिव चार्ज को ये पीछे वाला एस्टर ग्रुप बिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अपने -I इफेक्ट से स्टेबलाइज करेगा, एज वेल एज यहां पर तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन भी मिलेगी। तो ये याद रखिएगा, दैट्स वाई क्योंकि H+ निकलने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बचेगा उसका नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, दैट्स वाई इस कार्बन पर लगे हुए हाइड्रोजन एसिडिक हो जाते हैं। तो अगर ये कार्बन एसिडिक है तो कोई भी ब्रॉन्स्टेड बेस इस प्रोटॉन को विड्रॉ कर सकता है। तो ध्यान से देखिए, ये जो हमने C2H5ON लिया है, इसका ये जो C2H5O नेगेटिव आयन है, इथॉक्साइड आयन C2H5O नेगेटिव, ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म। ये C2H5O नेगेटिव विल मेक अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक और ये यहां से H पॉजिटिव को विड्रॉ कर लेगा। अब जैसे ही C2H5O नेगेटिव बीइंग अ बेस, मैं इसके नीचे लिख देता हूं, दिस इज एक्टिंग एज अ ब्रॉन्स्टेड बेस। ये ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह अटैक करेगा और इसके अल्फा कार्बन पे से एक H+ को विड्रॉ करके ले आएगा। जैसे ही यहां से H+ विड्रॉ होगा तो ये तो बन जाएगा इथेनॉल और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखिए इथेनॉल तो मैं एरो पे ही दिखा देता हूं, -C2H5OH, और ये जो बच गया आपका ये है CH2 नेगेटिव COO C2H5। देखिए ये एक न्यूक्लियोफाइल है, एक तरह का कार्बन आयन, लेकिन ये याद रखिएगा इस तरह के कार्बन आयन्स को इनोलेट्स कहते हैं। इनोलेट इज अ न्यूक्लियोफाइल। इनोलेट का मतलब क्या होता है? जो इवन एल्डोल कंडेंसेशन के मैकेनिज्म में जो बने थे ना, वो भी इनोलेट ही थे स्टूडेंट्स। इनोलेट किसी भी ऐसे कार्बन आयन को बोलते हैं, किसी भी ऐसे न्यूक्लियोफाइल को बोलते हैं जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप के एडजेसेंट वाले अल्फा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो। अब जनरली ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के कार्बोनाइल के रेस्पेक्ट में बोला जाता है, बट एस्टर के केस में भी हम कंसीडर करते हैं, एस्टर में भी कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो अगर कहीं पे भी कार्बोनाइल ग्रुप के एडजेसेंट वाले अल्फा कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाए, देन सच अ न्यूक्लियोफाइल containing a negative charge over an alpha carbon atom attached to the carbonyl, ऐसे न्यूक्लियोफाइल को इनोलेट कहा जाता है। तो ये याद रखिए, इनोलेट्स आर द एनायंस formed by the removal of a proton from the alpha carbon atom adjacent to the carbonyl group। एक बार फिर से सुनिए, मैंने इनोलेट की डेफिनेशन क्या बताई स्टूडेंट्स। इनोलेट आर द एनायंस formed by the removal of a proton from the alpha carbon atom adjacent to the carbonyl group। कार्बोनाइल ग्रुप के एडजेसेंट वाले अल्फा कार्बन एटम पे से जब प्रोटॉन विड्रॉल के बाद एक कार्बन आयन जनरेट होता है तो उसे हम इनोलेट बोलते हैं। अब ये इनोलेट एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता हुआ दूसरे एस्टर मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। नाउ द सेकंड एस्टर मॉलिक्यूल इज CH3COO C2H5। आपको पता है यहां पे कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव होगा। दिस कार्बन कंटेन अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऊपर ऑक्सीजन पे एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसके पास वो हमारा इनोलेट आएगा CH2 नेगेटिव COO C2H5 एंड दिस इनोलेट ये यहां पे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। और जो हमारा पहला एस्टर मॉलिक्यूल है उसमें कार्बन पे पॉजिटिव है तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। तो आप देखिए ये हमारा दूसरा मॉलिक्यूल का जो इनोलेट आयन है दैट विल मेक अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक ओवर दिस इलेक्ट्रोफिलिक साइट, और जैसे ही ये CH2 नेगेटिव इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा तो यहां से ये वाला एक पाई बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। अब देखिए क्या बनेगा स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एंड। CH3C ऊपर O नेगेटिव हो चुका है,
CH3C ऊपर O नेगेटिव, आगे जो C2H5 लिखा हुआ था OC2H5 वो मैं नीचे कर देता हूं, OC2H5 ये मैंने नीचे कर दिया ताकि आगे से मैं उस अटैकिंग स्पीशीज को कनेक्ट कर सकूं। इस कार्बन के आगे अटैच हो गई CH2COO C2H5, CH2COO C2H5। सो आई होप दिस इज क्लियर। एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले जो आपने सोडियम अल्कोक्साइड लिया था, दैट सोडियम अल्कोक्साइड बीइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, एक ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह एक्ट करता हुआ एस्टर के अल्फा कार्बन पे से एक प्रोटॉन को विड्रॉ कर लेता है। आफ्टर द विड्रॉल ऑफ प्रोटॉन हमें एक ऐसा कार्बन आयन मिलता है जिसके एडजेसेंट कार्बोनाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो हम इसे इनोलेट बोलते हैं। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और ये इनोलेट एक न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से दूसरे एस्टर के इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे अटैक कर देता है, और जैसे ही ये CH2 नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये वाला पाई बॉन्ड टूट के ऊपर जाएगा, O पे नेगेटिव आ जाएगा। अब अगला स्टेप इसी में देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में ये O अपने नेगेटिव चार्ज को वापस यहां रिवर्ट करेगा अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए, और जैसे ही O अपने नेगेटिव चार्ज को वापस यहां रिवर्ट करेगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड रीजनरेट होगा, तो कार्बन अपनी वैलेंसी को मेंटेन करने के लिए इस इथॉक्सी ग्रुप को बाहर निकाल देगा, और ये बन जाएगा CH3CO CH2COO C2H5, और निकल गया यहां पे माइनस C2H5O नेगेटिव। ये C2H5O नेगेटिव एलिमिनेट हो गया, जो मैं एरो पे ही दिखा देता हूं आपको, और ये हमारा बन गया एक फाइनल मॉलिक्यूल, जो आपको लग रहा होगा स्टूडेंट्स देख के कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। अब कुछ बुक्स में तो आपको मैकेनिज्म बस यहीं तक दिखाया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, लेकिन एक्चुअली में इसके आगे एक स्टेप और होता है, वो ध्यान से सुनिए। अब देखिए, ऑल्दो दिस इज अ बीटा केटो एस्टर, लेकिन प्रैक्टिकली रिएक्शन यहां पे नहीं रुकेगा, इसके बाद भी और स्टेप्स होंगे। देखिए फर्दर क्या होगा, इसी के आगे कंटिन्यूएशन में दिखा देता हूं स्टूडेंट्स। ये जो C2H5O नेगेटिव यहां से निकला, अब इस केस में इथॉक्सी निकला है, किसी और एस्टर में अगर हम यहां पे OCH3 लेकर चलते तो मिथॉक्सी निकलता, तो मतलब एक एल्कोक्साइड रिलीज होगा। तो वो जो एल्कोक्साइड रिलीज होगा C2H5O नेगेटिव, दिस कैन बी एनी एल्कोक्साइड, ये भी तो एक बेस है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये फिर से इस बीटा केटो एस्टर के अल्फा कार्बन पे से एक H+ को विड्रॉ करेगा। देखिए इस बीटा केटो एस्टर में ये अल्फा पोजीशन पे CH2 है, इसके पास H है, तो ये फिर ये करेगा C2H5O नेगेटिव यहां से H+ को विड्रॉ करेगा, और जैसे ही H+ विड्रॉ होगा तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे रह जाएंगे, और ये बन जाएगा एक न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए CH3CO CH नेगेटिव, देन COO C2H5, और इस केस में निकल गया बच्चों C2H5OH। ये OC2H5 नेगेटिव ने जब यहां से H+ को विड्रॉ करा तो C2H5OH माइनस मतलब रिलीज हो गया। अब फाइनली मैंने लास्ट स्टेप में आपको ये भी लिखवाया ना कि हाइड्रोलिसिस करते हैं। देखो वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H+ इज कन्वर्टेड टू हाइड्रोनियम आयन, तो यहां पे हाइड्रोनियम आयन लाता हूं मैं, जो हाइड्रोलिसिस से जनरेट हो रहा है HOH पॉजिटिव, ये हाइड्रोनियम आयन है। इस हाइड्रोनियम आयन के पास ये न्यूक्लियोफाइल आएगा जिसका अल्फा कार्बन न्यूक्लियोफिलिक है, और ये अल्फा कार्बन अपने नेगेटिव चार्ज के थ्रू यहां से एक H+ को विड्रॉ करके ले जाएगा, और जैसे ही H+ विड्रॉ होगा तो अब जो हमारा फाइनली बचेगा वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट्स, दैट वुड बी CH3CO CH2COO C2H5। This is the final beta keto ester, और यहां पे वाटर निकल गया। एक्चुअली दिस स्टेप ऑटोमेटिकली हैपेंस, क्योंकि यहां पे एल्कोक्सी ग्रुप बचा हुआ था ना, और जब तक हमारे पास बीकर के अंदर सॉल्यूशन के अंदर एल्कोक्सी ग्रुप बचा होगा तो वो अल्फा कार्बन को विड्रॉ करेगा। लेकिन अब देखिए इस एल्कोक्सी ने जब यहां से अल्फा कार्बन विड्रॉ कर लिया, इथेनॉल बन गया, फाइनली इस कार्बन पे जो नेगेटिव आया उसने भी अपनी वैलेंसी पूरी कर ली हाइड्रोनियम में से H+ को विड्रॉ करके, तो अब हमारे पास बीकर के अंदर कोई फर्दर एल्कोक्सी, कोई फर्दर स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बचा, तो अब इसके अल्फा कार्बन पे से दोबारा प्रोटॉन विड्रॉ नहीं होगा, अब ये यहां पे रुक जाएगा। कुछ बुक्स में आपको मैकेनिज्म सिर्फ यहीं तक दिखाया जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली दैट इज इनकरेक्ट,
इसके आगे ये वाला स्टेप भी होता है, क्योंकि ये जो एल्कोक्सी ग्रुप यहाँ से निकला है ये खुद ही एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करता हुआ इस बीटा कीटो एस्टर में से फर्दर H+ विड्रॉ करता है। सो दैट्स वाई सेकेंड स्टेप में यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करी जाती है, ताकि फाइनली जो आपका बीटा कीटो एस्टर का अल्फा कार्बन निकला और वो न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट हुआ, वो वापस अपनी वैलेंसी को पूरा करके एक प्रॉपर बीटा कीटो एस्टर में कन्वर्ट हो सके। सो दिस इज द मैकेनिज्म स्टूडेंट्स। इनोलेट्स भी आप समझ गए इस मैकेनिज्म में किसे कहते हैं। इनोलेट एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी भी ऐसे कार्बन आयन को बोलते हैं जहां पे अल्फा कार्बन एटम में से प्रोटॉन विड्रॉ हुआ एक ऐसे अल्फा कार्बन एटम पे से विच इज अटैच्ड टू अ कार्बोनाइल ग्रुप। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ क्लेजिन कंडेंसेशन। बिसाइड्स दिस मैकेनिज्म एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताता हूं मैं आपको स्टूडेंट्स। आप लोगों ने मैकेनिज्म नोट कर लिया तो मैं इसे इरेज करता हूं, एंड लेट मी टेल यू वन मोर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विद रेस्पेक्ट टू दिस मैकेनिज्म। कई बार स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने एल्डोल कंडेंसेशन या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में भी सेम मैकेनिज्म, सेम सिनेरियो पे बेस्ड हमने मैकेनिज्म देखा था, लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन हमने करी थी NaOH की प्रेजेंस में। NaOH भी एक बेस होता है, तो समटाइम्स द क्वेश्चन अराइज कि क्या ये रिएक्शन हम NaOH की प्रेजेंस में नहीं कर सकते। NaOH भी तो बेस होता है, NaOH भी तो ऐसा कर सकता था कि इसके अल्फा कार्बन पे से हाइड्रोजन को विड्रॉ कर सकता था, डेफिनेटली कर सकता था, लेकिन इस केस में NaOH से मिलने वाले OH नेगेटिव के पास एक और ऑप्शन था। देखिए, अगर हम इस केस में NaOH लेते तो CH2CO, इनफैक्ट CH3, ये एस्टर लिख रहा हूं मैं ये वाला, CH3COO C2H5 NaOH से जनरेट होने वाले OH नेगेटिव के पास आता। अब देखिए, हमने लिया क्या है इस रिएक्शन में, C2H5O नेगेटिव, और हम लेना क्या चाह रहे हैं, OH नेगेटिव। हमारा क्वेश्चन ये है कि हम C2H5O नेगेटिव ले रहे हैं, OH नेगेटिव क्यों नहीं ले सकते। क्या OH नेगेटिव, NaOH से मिलने वाला OH नेगेटिव इसके अल्फा कार्बन को विड्रॉ नहीं करेगा। तो देखिए क्या होता है, OH नेगेटिव इज स्मॉलर इन साइज, C2H5O नेगेटिव इज बल्कियर इन साइज। आप ये तो मानते हैं C2H5O नेगेटिव का साइज बड़ा है, OH नेगेटिव का साइज छोटा है, तो OH नेगेटिव के ऊपर भी 1 नेगेटिव चार्ज है और C2H5O नेगेटिव के ऊपर भी 1 नेगेटिव चार्ज है। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, कंसेंट्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम किस पे ज्यादा है, OH नेगेटिव पे ना, छोटे साइज पे उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इस केस में OH नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, समथिंग विच इज इलेक्ट्रॉन रिच। तो OH एक बेस भी है, लेकिन OH एक न्यूक्लियोफाइल भी है। तो ये याद रखिएगा, यहां पे OH नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। जो साइज में छोटे होते हैं, आपको पता है, वो बॉन्ड भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। तो OH नेगेटिव यहां पे क्या करेगा एस्टर्स के केस में, रेदर देन विड्रॉइंग द अल्फा कार्बन फ्रॉम दिस, OH नेगेटिव इस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर पॉजिटिव देखते ही एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर देगा। और अगर OH नेगेटिव ने एक पॉजिटिव देखते ही न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर दिया, तो यहां से बदले में ये OC2H5 निकल जाएगा। अब जस्ट इमेजिन करो क्या होगा, OH नेगेटिव ने यहां पे अटैक करा, तो कार्बन ने बदले में वैलेंसी पूरी करने के लिए OC2H5 को निकाल दिया, तो OH नेगेटिव के आने पे ये तो बन जाएगा CH3COOH, ये OH लग गया, और यहां से क्या निकला, C2H5O नेगेटिव, C2H5O नेगेटिव। अब ये C2H5O नेगेटिव क्या करेगा, ये C2H5O नेगेटिव इसके अल्फा कार्बन पे से फिर एक प्रोटॉन विड्रॉ करेगा। अब C2H5O नेगेटिव जैसे ही इसके अल्फा कार्बन पे से एक प्रोटॉन विड्रॉ करेगा, तो आप देखिए C2H5O नेगेटिव ने मान लीजिए इसमें से प्रोटॉन विड्रॉ करा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 नेगेटिव COOH प्लस ये बन जाएगा इथेनॉल। और फिर उसके बाद क्योंकि आपने हाइड्रोलिसिस करी हुई है, NaOH अगर हाइड्रोलिसिस के साथ फॉलो करोगे तो उस हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, लास्ट स्टेप में ये CH2 नेगेटिव अपने नेगेटिव से यहां से H+ को विड्रॉ करके CH3COOH बन जाएगा। यानी कि इन केस ऑफ NaOH फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एक एसिड और एक अल्कोहल। एंड जस्ट रिमेंबर, एसिड और अल्कोहल कब मिलते थे, जब हम एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते थे, यानी कि एस्टर हाइड्रोलिसिस, फिशर एस्टरिफिकेशन का एक उल्टा रिएक्शन। तो ये याद रखिएगा, अगर आपने यहां पे NaOH ले लिया तो NaOH में क्योंकि OH नेगेटिव साइज में छोटा होता है, साइज में छोटा होने की वजह से वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह वो
इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करके इसे अल्टीमेटली एसिड में कन्वर्ट कर देता है, इसे बीटा केटोएस्टर में नहीं ले जाता। सो आई होप स्टूडेंट्स दिस mechanism and the reason of not using NaOH is clear to you. This was a very important aspect of Claisen condensation. Claisen condensation competitive exams के point of view से एक बहुत important reaction है। I hope आप सब लोग को ये अच्छी तरह clear हो गया। Finally students, I would like to add one more thing. मैंने पहले कभी नहीं बोला, but आज मैं अपने इस वीडियो के एंड में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर एक्चुअली आपको मेरे वीडियो समझ में आ रहे हैं, if you are actually gaining something from my videos, if you are actually able to grasp the concepts with my videos, then please I would request you to subscribe to my channel। और सिर्फ सब्सक्राइब ही मत कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे बेनिफिट ले सकें। एंड आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गिव सम कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं और वो मुझे इंस्पायर करें और बेटर वीडियोस बनाने के लिए। दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।